नमस्कार साथियों, यूजी नेट की एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक हमने हिंदी कविता जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी 2 क्लासेस है वो कंप्लीट कर ली हैं और आगे हम अपना ये जो सेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे ये जो हिंदी कविता और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसकी ये 3rd क्लास है। तो आज का सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो युग्म है वो संगत है। ऑप्शन है हमारे पास बीसलदेव रासो, नरपति नाहला, खुमान रासो जगनिक, विजयपाल रासो चंद्रवरदाई और परमाल रासो दलपति विजय। तो ये जो परमाल रासो है इनकी जो लेखक और जो रचयिता है वो दलपति विजय तो नहीं है, क्योंकि जो परमाल रासो है वो लिखा है, परमाल जो रासो है वो लिखा है जगनिक ने। और इसी का एक उपभाग है उसको हम बोलते हैं आल्हा खंड। जो विजयपाल रासो है ये है चंद्रवरदाई का है, वो है पृथ्वीराज रासो। और ये जो पृथ्वीराज रासो है उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसकी संज्ञा दी है। उन्होंने लिखा है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में कि ये जो चंद्रवरदाई है वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और उनका जो महाकाव्य है चंद्रवरदाई ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो ये प्रथम महाकाव्य, अगर आपसे ऑप्शन में आएगा कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का, तो वो है चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो। जगनिक का ये परमाल रासो है और फिर है नरपति नाहला बीसलदेव रासो। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बीसलदेव रासो जो रचना है वो है नरपति नाहला की। तो बीसलदेव रासो है, इसके जो रचयिता है वो कौन है, वो है नरपति नाहला। तो इस तरीके से जो नरपति नाहला ने रचना का सृजन किया है वो किया है बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म है वो संगत है। कौन तुम मेरे हृदय में महादेवी वर्मा, ना जाने नक्षत्रों से कौन जयशंकर प्रसाद, जो घनीभूत पीड़ा थी पंत सखी भी मुझसे कहकर जाते। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। सखी भी मुझसे कहकर जाते, कह तो वो अपनी पग बाधा ही पाते। इन जो पंक्तियों की जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी जो रचयिता हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। और ये जो पंक्तियां हैं जिस कृति से ली गई हैं उसका नाम है यशोधरा। तो सखी भी मुझसे कहकर जाते, कह तो वो अपनी पग बाधा ही पाते। इसका भावार्थ ये है कि जब गौतम बुद्ध है वो चोरी छुपे जब रात में संन्यास धारण कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो वो उनकी जो पत्नी है यशोधरा वो अपनी जो सखी हैं उनसे बोलती हैं कि कह तो वो मुझको, सखी भी मुझसे कह कर जाते तो वो अपनी मुझे पग बाधा नहीं पाते। कौन ये पंक्तियां पंत की नहीं है, जो घनीभूत पीड़ा थी, ना जाने नक्षत्रों से कौन, ये भी प्रसाद की पंक्तियां नहीं है। कौन तुम मेरे हृदय में, ये जो पंक्तियां हैं वो है महादेवी वर्मा की। कौन तुम मेरे हृदय में, ये जो पंक्तियां हैं वो है महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। तो जो अष्टछाप हैं, तो अष्टछाप की जो रचना की थी, अष्टछाप का जो स्थापना की थी वो किया था वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठल नाथ ने। इसमें जो अष्टछाप में जो 4 कवि थे या जो 4 शिष्य थे वो थे वल्लभाचार्य के, और जो 4 शिष्य थे वो थे विट्ठल नाथ के। तो अष्टछाप के कवियों के तो इसके जो वो प्रणेता हैं वो कौन है, तो वो हैं विट्ठल नाथ। और इनमें जो प्रथम जो नियुक्तिकार था वो थे कुंभन दास, क्योंकि जो कुंभन दास हैं वो सबसे वरिष्ठ थे। कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और कृष्णदास। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये जो चारों के चार जो शिष्य थे वो थे वल्लभाचार्य के, और लास्ट के जो 4 बचते हैं वो थे विट्ठल नाथ के। और इनमें जो नंददास थे वो सबसे कनिष्ठ थे और ये सबसे वरिष्ठ हैं कुंभन दास। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, जायसीकृत जो पद्मावत है वो क्या। तो जायसीकृत जो पद्मावत है, तो जो जायसीकृत जो पद्मावत है वो हिंदी का एक महत्वपूर्ण वो महाकाव्य है। और ऐसे जो ठेठ हिंदी का जो अवधि का जो काव्य है उसकी जो संज्ञा है वो दी जाती है। तो जायसी का जो पद्मावत है वो एक हिंदी का जो एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है और ठेठ अवधि का वो ये प्रथम महाकाव्य है। और इसकी महाकाव्य तो की है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वो काफी प्रशंसा भी की है। तो जायसीकृत जो पद्मावत है वो है पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य और चंपू काव्य। तो पुराण काव्य नहीं है, धर्म काव्य भी नहीं है, चंपू काव्य नहीं है, यह एक
रूपक काव्य है और इसमें जो इतिहास और जो कल्पना का जो मिश्रण है वो कवि ने है वो किया है। इसमें जो इतिहास और कल्पना का जो मिश्रण है वो आपको नजर आएगा, इतिहास और कल्पना का मिश्रण। और इससे जो रूपक काव्य है उसकी संज्ञा है वो दी जाती है। तो जायसी कृत पद्मावत क्या, वो अवधी भाषा का रचित महाकाव्य जो कि ठेठ अवधि में लिखा गया है। और अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल है वो किसकी पंक्ति है? ऑप्शंस हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास और मीराबाई। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं मीराबाई की। और जो सूरदास, नंददास, मीराबाई और कृष्णदास, ये जो चारों के चारों जो कवि हैं वो कृष्ण काव्य धारा, जो राम कृष्ण काव्य धारा है भक्तिकार की, उससे जुड़े हुए कवि और कवित्री। तो बसो मेरे नैनंद में नंदलाल, ये पंक्तियां हैं मीराबाई की। अगली फिर से पंक्तियां हैं, अमीय हलाहल मद भरे सोइत श्याम रत्ना जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत। एक बार किसकी पंक्तियां हैं? हम फिर से एक बार पंक्तियों को रिपीट करते हैं। अमीय हलाहल मद भरे सोइत श्याम रत्ना जियत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत। एक बार किसकी पंक्तियां? ऑप्शन से बिहारी, रसलीन, केशवदास और घनानंद दास। ये जो चारों के चारों जो कवि हैं वो रीतिकालीन जो कवि हैं उसकी श्रेणी में आते हैं। घनानंद है वो रीति मुक्त में आती हैं, केशवदास हैं वो रीतिबद्ध में है, बिहारी वो रीति सिद्ध में है, और ये भी जो रसलीन है वो रीतिबद्ध में है। तो अमीय हलाहल मद भरे सोइत श्याम रत्न जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवन। एक बार। तो इन जो पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो हैं रसलीन, और रसलीन की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है रस प्रबोध और अंग दर्पण। तो रसलीन की जो रचना है वो है रस प्रबोध और अंग दर्पण। अमीय हलाहल मद भरे सोइत श्याम रत्ना जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत। एक बार। तो इसके जो रचयिताकार हैं वो है रसलीन, और इसके जो इनकी जो पंक्ति रचनाएं हैं वो है रस प्रबोध और अंग दास। केशव दास की बड़ी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसे प्रबंध काव्य की श्रेणी में शामिल किया जाता है, वो है रामचंद्र का। और विज्ञान गीता और जाकीर जस चंद्र का भी इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है। बिहारी ने अपने जीवन काल में एक ही रचना का काव्य सर्जन किया है जिसे हम बिहारी सतसई है उसके नाम से है वो संबोधित करते हैं। बरवे रामायण है वो किसकी रचना है? तो सबसे पहले तो एक वो बरवे नाय का भेद है। तो जो बरवे नाय का भेद है उसको लिखा है भक्तिकाल के ही कवि रहे एक बरवे नाय का भेद के जो रचयिताकार हैं वो हैं रहीम। इसके अलावा जो बरवे रामायण है उसको लिखा है महाकवि तुलसीदास ने। तो एक है बरवे नाय का भेद, उसको लिखा है रहीम ने, और जो बरवे रामायण है उसके जो रचयिता हैं वो हैं अपने तुलसीदास। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, ये इस तरीके से पूरी पंक्तियां हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो पंक्तियां हैं वो हैं प्रथम तार सप्तक के कवि मुक्तिबोध। जो मुक्तिबोध हैं वो प्रथम तार सप्तक हैं उसके ये कवि हैं। और ये जो पंक्तियां हैं ये मुक्तिबोध की जो लंबी कविता है अंधेरे में है उससे ली गई हैं। तो अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये जो पंक्तियां हैं वो किससे हैं? वो अंधेरे में कविता से है। और मुक्तिबोध है वो प्रथम तार सप्तक हैं उसके हैं वो कवि हैं। तो तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब अंधेरे में इसके रचयिता है। इसके अलावा जो मुक्तिबोध का जो काव्य संग्रह है वो दो ही उनके काव्य संग्रह है, एक है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। तो जो अंधेरे में जो कविता है वो किस में लगी है? वो लगी हुई है चांद का मुंह टेढ़ा, और इनका जो अन्य काव्य संग्रह वो है भूरी भूरी काक धूल। जो रघुवीर शाह है ये द्वितीय सप्तक है उसके कवि है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संस्मरण है। तो महादेवी वर्मा की जो ख्याति है ना केवल एक कवित्री के रूप में रही है बल्कि इनके जो रेखा चित्र और संस्मरण है वो हिंदी साहित्य में वो काफी महत्वपूर्ण योगदान है वो रखते हैं। तो इनके जो रेखा चित्र और संस्मरण है वो काफी महत्वपूर्ण है वो हो जाते हैं। तो पथ के साथ ही मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं और अतीत के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार और पथ के साथी। तो जो स्मृति की जो रेखाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो शामिल किए जाती हैं उसमें ठकुरी बाबा जो संस्मरण है उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार है और पथ के साथी, पथ के साथी में उनके जो साथ के जो साहित्यकार हैं उनको शामिल किया गया। उसमें एक तरफ तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, निराला हैं, सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त। इस तरीके से उन्होंने जो 7 कवि
है उनको शामिल है वो पद के साथ में किया है। तो जो पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संस्मरण है वो है मेरा परिवार। इसमें जो उनमें एक तरफ तो नीलकंठ गाय भी है और गिल्लू गलेरी भी है। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र संस्मरण है उसमें ना केवल मानव शामिल है बल्कि जो मानवोत्तर प्रणाली है वो भी शामिल है। तो मेरा परिवार है वो आंसर सही है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति है वो कौन सी है। तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो हिंदी में जो विदेयवादी है जो तेन की जो विदेयवादी पद्धति आलोचनात्मक पद्धति है उसके माध्यम से अपनी आलोचना पद्धति है उसको लागू करते हैं। और इसके अलावा लोक मंगलवाद है वो इनके आलोचनात्मक दृष्टि की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लोक मंगलवाद। और यही कारण है कि वो आनंद की साधनावस्था और आनंद की सिद्धावस्था या लोक मंगल की साधनावस्था और सिद्धावस्था दो प्रकार के कॉन्सेप्ट भी लाते हैं। एक तरफ तो आनंद की साधनावस्था है जिसको वो राम भक्ति काव्य धारा से जोड़ते हैं और एक है आनंद की सिद्धावस्था जिसको वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके माध्यम से जोड़ते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनात्मक कृति है वो है रस मीमांसा। और रस और लोक मंगलवाद को साथ में जोड़ना ये तुलसीदास की जो आलोचनात्मक पद्धति रही है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी है वो किसने कहा था। तो जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको जो पुरानी हिंदी है वो किसने कहा था। यह तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पुस्तक है वो लिखते हैं कि प्राकृत की जो उत्तरी अवस्था है अपभ्रंश उसी से जो हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वो मान लिया जाता है। तो इस तरीके से साहित्यिक अपभ्रंश है उसको जो पुरानी हिंदी है वो बोलते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरीके से जो प्राकृत की जो अंतिम अवस्था है अपभ्रंश वहां से जो उन्होंने हिंदी साहित्य की जो शुरुआत है वो मानी है। राउलवेल है वो किसकी रचना है। ऑप्शन है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की तो बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रौड़ कवि दामोदर शर्मा की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है वो है। इसके अलावा स्वयंभू की है, स्वयंभू की जो रचना है वो है पयुम चरु। और जो स्वयंभू है इनको राहुल साकृत्यायन ने हिंदी का जो सर्वोत्तम कवि है उसकी उपाधि के रूप में संबोधित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वयंभू को हिंदी का सर्वोत्तम कवि है वो किसने बोला है तो वो बोला है राहुल साकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में। दामोदर शर्मा ने उक्त व्यक्ति प्रकरण है उसकी रचना की है। चंद्रवरदाई है पृथ्वीराज रासो। तो इस तरीके से जो रौड़ कवि है उन्होंने जो राउलवेल है उसकी रचना की है। तो रौड़ कवि है जो है उन्होंने राउलवेल की रचना की है। इनमें से कौन सी रचना है वो अवधी भाषा की नहीं है। इसमें जो चार रचनाओं में से एक जो रचना है वो अवधी भाषा की है नहीं है उसकी हमको देखना है। तो रामचरितमानस में तो स्वाभाविक है कि ये जो अवधी भाषा है उसमें रचित है। पद्मावत भी जो ठेठ अवधी भाषा है उसमें लिखित है। तो रामचरितमानस के जो रचयिता है वो है तुलसीदास। पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके अलावा मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है या इसी का जो दूसरा नाम है वो है लोहरिका। अगर आपसे पूछा जाए कि चंदायन को किस नाम से अन्य नाम से पुकारा जाता है तो वो है लोहरिका। और इसके जो रचयिता है वो है मुल्ला दाऊद, ये भी अवधी भाषा में। इसके अलावा जो विनय पत्र का जो रचना है ये विनय पत्र का है वो अवधी भाषा में नहीं है बल्कि जो विनय पत्र का है ये तुलसीदास की रचना है और ये जो रचना है वो है ब्रज भाषा में। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। अन्य तीनों जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा है उसमें रचित है। अगला प्रश्न है उद्धव शतक है वो किसकी कृति है। तो जो उद्धव शतक है वो हिंदी की जो आधुनिक काल है उसमें जो ब्रज भाषा की है वो अंतिम जो महत्वपूर्ण कृति है वो मानी जाती है। और जब ब्रज भाषा का जब अंत हो रहा होता है वो खड़ी बोली अपने काव्य रूप में अपना स्थान ग्रहण कर रहा होता है तो अब उसी समय ही है जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने है वो उद्धव शतक है उसकी रचना की थी। और इसे जो जो ब्रज भाषा है उसके माध्यम की दृष्टि से काफ़ी परिमार्जित भाषा है उसकी ख्याति भी प्राप्त है। इसके अलावा जो सत्यनारायण जो कवि रत्न है इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है भ्रमर दूत जो कि भ्रमर की सार जो परंपरा है उसको आगे है वो बढ़ाती है। नाथुराम शर्मा है इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है गर्भ रंडा रहस्य जो कि विधवा महिलाओं के जो चित्रण है उस पर आधारित है, नाथुराम शर्मा। और जो नाथुराम शर्मा है ये द्वैत युग के एक महत्वपूर्ण कवि होने के साथ ही जो अपनी फबत्तियों और फटकार है उसके लिए जाने जाती हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर है उनकी जो रचना है वो है कौन सी है वो है उद्धव शतक, ये ब्रज भाषा में है। सत्यनारायण कविरत्न की है भ्रमरदूत, जो भ्रमरदूत है वो ब्रज भाषा काव्य परंपरा है उसको आगे बढ़ाता है। नाथुराम शर्मा है इनकी जो रचना है वो है गर्भरंडा रहस्य जिसमें विधवा महिलाओं की जो स्थिति है उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। और इसके अलावा जो नाथुराम शर्मा है वो अपनी फबत्तियां और जो फटकार है उसके लिए जाने जाते हैं।
इनमें से कौन सी रचना है वो केशवदास की नहीं है? तो केशवदास हैं वो हिंदी की जो रीतिकाल है तो उसकी जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। और सामान्यतः यह सहमति है कि जो हिंदी की का जो रीतिकाल का जो आरंभ है वो केशवदास से ही माना जाता है। तो केशवदास से ही जो हिंदी के में जो रीतिकाल का जो आरंभ है वो माना जाता है, लेकिन सामान्यतः हिंदी का जो रीतिकाल का जो आरंभ है वो केशवदास से माना जाता है। और डॉक्टर नगेंद्र इस पर सहमति जताते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो बोलते हैं कि जो हिंदी में जो रीतिकाल का जो आरंभ है वो केशवदास से ना मान के वो मानते हैं चिंतामणि से। अगर आपसे पूछा जाए कि चिंतामणि से हिंदी में रीतिकाल का आरंभ कौन मानते हैं, तो एक तरफ तो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल, और बच्चन सिंह हैं वो भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में इस बात को है वो सहमत होते हैं। तो इस तरीके से चिंतामणि से हिंदी में जो रीतिकाल का जो आरंभ है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह, और सामान्यतः सहमति है कि केशवदास है वो हिंदी से रीतिकाल का जो आरंभ है जो परिवर्तन है वो माना जाता है। तो रामचंद्र का है वो इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना, ये प्रबंध काव्य है, और ये जो रामचंद्र का है अपनी जो संवाद योजना है उसके लिए काफ़ी जानी भी जाती है। और रामचंद्र शुक्ल ने रामचंद्र का की प्रशंसा में भी लिखा भी है कि केशवदास को जो रामचंद्र का में सबसे अधिक सफलता मिली है वो है संवादों में। उनका अंगद रावण संवाद है वो तुलसी के संवादों से कहीं अधिक उपयुक्त और उपयुक्त है। कवि प्रिया उनकी रचना है केशवदास की। रसिक प्रिया भी है। जो ललित ललाम है ये केशवदास की रचना नहीं है, क्योंकि जो ललित ललाम है मतीराम की जो रचना है रसराज और ललित ललाम, तो ये जो ललित ललाम है वो रचना है मतीराम की। और इसके अलावा इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है वो है रसराज और ललित ललाम, और ये अपनी जो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसमें शामिल है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा है, उसका जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा? तो जो निराला की जो राम की शक्ति पूजा है वो हिंदी की एक लंबी कविता है, और ये एक जो महाकाव्यात्मक जो औदात्य है उससे संपर्क है वो कविता है, और ये अपने आधुनिक हिंदी साहित्य में या संपूर्ण हिंदी साहित्य में है वो काफी महत्वपूर्ण स्थान है वो रखती है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। तो इस तरीके से राम की शक्ति पूजा है ये महाकाव्यात्मक औदात्य से संपर्क कविता है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। इसका काव्य संग्रह है वो है अनामिका। इसका जो राम की शक्ति पूजा की रचना का जो आधार ग्रंथ है हमें उसकी चर्चा करनी है कम्बन रामायण, कृत्तिवास रामायण, रामचरितमानस और रामचंद्र का। तो इस तरीके से जो निराला कृत जो राम की शक्ति पूजा है वो बंगाल में जो कृत्तिवास रामायण है उस पर है वो आधारित है। बंगला में जो रामायण प्रचलित है उसको बोलते हैं कृत्तिवास रामायण, उसी पर ही ये आधारित है। और ये जो राम की शक्ति पूजा है उसमें आपको देखने को भी मिलेगा कि इसमें जो राम है वो महाकाव्यात्मक देवीय शक्तियों से युक्त नहीं है, बल्कि वो एक आम साधारण जो मनुष्य है उसकी तरह भांति है वो चित्रित है। क्योंकि इसमें जो राम है उसमें उनको आशा है, निराशा है, इसके अलावा उनकी आंखों से जो आंसू का जो एक बूंद है वो भी उनके आंखों से है वो गिर जाता है। तो इस तरीके से राम में इसमें संशय, द्वंद्व, आशा, निराशा, पराजय, दुख, इन सभी भावों को है वो चित्रित किया गया है। और एक किस पर आधारित है वो है बंगाल की जो कृत्तिवास रामायण है उस पर आधारित है। आत्मजयी है वो किसकी रचना है? तो जो आत्मजयी है वो एक हिंदी का एक महत्वपूर्ण है वो प्रबंध काव्य है। और ये जो आत्मजयी है ये जो गाथा है उस पर आधारित है। इसमें जो नचिकेता और बाजश्रवा है उसकी जो पिता और पुत्र की है उसकी कहानी को वो लिया गया है, नचिकेता और बाजश्रवा। इसमें एक तरफ जो नचिकेता है वो औपनिषद जो कालीन जो चिंतन है उस पर उसका प्रतिनिधित्व करता है, और उनका जो पिता है बाजश्रवा वो वैदिक कालीन जो है उस पर आधारित करता है। तो इस तरीके से जो बाजश्रवा है वो वैदिक कालीन धर्मकांड वगैरह उनको महत्व देता है, और जो नचिकेता है वो उपनिषद कालीन जो चिंतन है उसको आधारित दल दे देता है। और जो आत्मजयी है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे भी सम्मानित की गई है। तो जो आत्मजयी की जो रचयिता है वो है कुंवर नारायण, और जो कुंवर नारायण है वो तीसरे सप्तक के एक महत्वपूर्ण कवि भी हैं। तो जो आत्मजयी है वो नचिकेता और बाजश्रवा जो संवाद है उस पर आधारित है, और इसमें वैदिक कालीन और उपनिषद कालीन जो चिंतन और जो द्वंद्व है उसको भी दिखाया गया। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं कुंवर नारायण, और जो कुंवर नारायण है वो तीसरे सप्तक हैं उसके बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं। दुष्यंत कुमार है वो हिंदी में जो गजल सम्राट है उसके नाम से ख्याति है। तो दुष्यंत कुमार की जो ख्याति है वो हिंदी में जो गजल सम्राट है उसके नाम से है, और इनका जो काव्य जो गजल संग्रह है वो साई में धूप है वो काफी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो धर्मवीर भारती है ये जो धर्मवीर भारती हैं ये दूसरे सप्तक के बड़े ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और ठंडा लोहा और कनुप्रिया इनके दो महत्वपूर्ण जो कविता हैं वो भी हैं। और जो नरेश मेहता है ये भी जो दूसरे सप्तक है उसके महत्वपूर्ण कवि हैं। और जो नरेश मेहता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य है वो है संशय की एक रात, जिसके माध्यम से जो नरेश मेहता है उन्होंने राम के मन में जो संशय और जो द्वंद्व है उसको चित्रित किया है।
और धर्मवीर भारती का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाटक भी है, वो है अंधा युग, जिसको गीति नाट्य के अंतर्गत है वो शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से आत्मजी किसकी रचना है, वो है कुंवर नारायण की, जो कि तीसरे सप्तक के कवि है। इनमें से जो कौन सा है वो महाकाव्य नहीं है, तो जो साकेत है वो मैथिली शरण गुप्त का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, और इसमें जो साकेत का जो नवम और जो दसम सर्ग है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नवम और दसम सर्ग है उसमें उन्होंने उर्मिला का जो वीर्य वर्णन है वो चित्रित किया है। कामायनी एक हिंदी का एक महत्वपूर्ण आधुनिक महाकाव्य है, और इसके जो रचयिताकार है, जो महाकाव्यकार है, वो है जयशंकर प्रसाद। ये जो महाकाव्य है जो 15 सर्ग हैं उसमें विभाजित है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का यह महाकाव्य है, और ये जो महाकाव्य है वो 17 सर्ग है उसमें विभाजित है, और इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, उसकी संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा जो महाप्रस्थान है वो हिंदी का महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक रचना है, और महाप्रस्थान के जो रचयिता हैं वो है नरेश मेहता, और जो नरेश मेहता हैं वो दूसरे सप्तक हैं उसके कवि हैं। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के एकमात्र साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया है। डिंगल भाषा का संबंध है वो किस साहित्य से, तो आदिकाल में दो प्रकार की जो काव्य शैलियां या दो काव्य भाषाएं हैं वो विकसित होती हैं, एक है डिंगल है, एक है पिंगल। जो रासो काव्य है उसका जो सृजन है वो किया जाता है डिंगल में, और जो डिंगल में जो वीर गाथाएं हैं उनको काव्य सृजन वो किया गया है, और इसका जो भाषा वो राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश है वो है। तो दूसरी तरफ जो पिंगल है उसमें जो श्रृंगारपूर्ण जो काव्य सृजनाएं हैं वो की गई हैं। तो डिंगल में एक तरफ ओज है, वीर है वो नजर आएगा, तो पिंगल में जो श्रृंगार रस है उसका परिपाक नजर आएगा, और पिंगल की जो काव्य भाषा रही है वो है ब्रज। तो इस तरीके से जो डिंगल भाषा का संबंध है वो है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश से, और जो पिंगल है उसका जो संबंध रहा है वो रहा है ब्रज भाषा से। और जो डिंगल और जो पिंगल है वो आदिकाल की दो महत्वपूर्ण काव्य शैलियां या काव्य भाषाएं हैं। काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, तो काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए किसकी पंक्तियां हैं, ऑप्शन है कबीर, तुलसी, सूर और रैदास। तो काशी में हम प्रगट भये, तो जो रामानंद है वो हिंदी में कौन के गुरु रहे, तो रामानंद गुरु रहे हैं कबीर के, और रामानंद की गुरु रहे हैं वो हैं रैदास। तो इस तरीके से रामानंद के हैं दो शिष्य रहे हैं, रामानंद की एक तो कबीर भी रहे हैं और एक रहे हैं रैदास, और रैदास हैं वो कबीर की परंपरा में ही रहे हैं, और इसलिए रैदास ने अपने जो कई पद हैं उसमें जो सेन और कबीर है उनका उल्लेख भी किया है। तो काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, इसकी जो पंक्तियां हैं वो हैं कबीरदास। ये जो कबीरदास की पंक्तियां हैं कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, और उन्होंने रामानंद है वो उनके गुरु हैं वो रहे हैं कबीर के। रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रसायन से किसने मानी है, तो हिंदी में जो विभिन्न प्रकार की जो रासो काव्य परंपरा है, और इसी रासो के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो आदिकाल का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो आदिकाल का नामकरण है वो वीर गाथा काल किन ग्रंथों के आधार पर करते हैं, वो करते हैं रासो काव्य के आधार पर। और रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रसायन से है, वो किसने मानी है, गारसादा तासी, पंडित रामनारायण दूगढ़, रामचंद्र शुक्ल और पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने जो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसायन है उससे मानी है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रामचंद्र शुक्ल रसायन है उससे मानी है, और इन्हीं जो रासो ग्रंथ के आधार पर वो आदिकाल का जो नामकरण है वो वीर गाथा काल है वो करती है। मतवाला के संपादक हैं वो कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी पत्रिका, इन 3 पत्रिकाओं का जो संपादन है वो किया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, एक तो है बाला बोधनी पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और कवि वचन सुधा। धर्मवीर भारती है, निराला है, उससे पूजन साहित्य। जो मतवाला के जो संपादक थे वो रहे थे निराला, तो इस तरीके से निराला ने है जो मतवाला का जो संपादक है वो रहा है। और अमीय गरल शशीय पिय मतवाला, ये जो मतवाला जो पत्रिका है उस पर जो काव्य पंक्तियां हैं वो अंकित रहती थी। निम्नलिखित में से कौन है वो प्रगतिशील आलोचक है, वो नहीं है। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और रामविलास शर्मा। तो जो रामविलास शर्मा है एक प्रगतिवादी है या जो प्रगतिशील है वो आलोचक है, और रामविलास शर्मा ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जो जीवनी है वो लिखी है निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भाग हैं उसमें विभाजित हैं। इसके अलावा उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग इत्यादि जो महत्वपूर्ण जो पुस्तकों हैं काव्य सृजन है, आस्था और सौंदर्य इत्यादि उनका महत्वपूर्ण काव्य सृजन है वो किया। प्रकाश चंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान, ये तीनों की तीनों जो प्रगतिशील आलोचक है वो शामिल हैं। इसके अलावा जो नंद दुलारे वाजपेयी है ये प्रगतिशील आलोचक नहीं है, बल्कि नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो हिंदी में एक जो स्वच्छंदवादी आलोचक हैं या इन्हीं को स्वच्छंदतावादी आलोचक है उसमें शामिल है ये। तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं वो स्वच्छंदवादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं, वो हैं स्वच्छंदतावादी।
तो नंद दुलारी वाजपेयी हैं वो प्रगतिशील नहीं है, बल्कि जो स्वच्छतावादी और जो स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं उसमें शामिल हैं। और उन्होंने जो छायावाद के जो तीनों महाकवि हैं प्रसाद, पंत और निराला, उन तीनों पर एक अलग अलग पुस्तक वो लिखी है। इसके अलावा आधुनिक साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी है, वो इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण है वो रचनाएं। और इनकी जो आलोचना का जो केंद्र बिंदु है वो रहे जयशंकर प्रसाद। जिस तरीके से रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का केंद्र बिंदु महाकवि तुलसीदास रहे हैं, उसी तरीके से जो नंद दुलारी वाजपेयी है उनकी आलोचना का जो केंद्र बिंदु है वो रहे हैं जयशंकर प्रसाद। और ये जो स्वच्छतावादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक है उसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना है? तो आदि राम जो राहुल सांकृत्यायन है उन्होंने सिद्ध और सामंतों पर बड़ा ही महत्वपूर्ण काव्य काम किया है। वो उनकी जो पुस्तक रही है वो रही है रासो काव्य में, वो है हिंदी काव्य धारा। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना है? स्वयंभू है इनको राहुल सांकृत्यायन है वो हिंदी का जो सर्वोत्तम कवि है उसकी उपाधि से संबोधित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का सर्वोत्तम कवि है वो स्वयंभू को कौन मानता है, तो वो मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। और इनकी रचना है स्वयंभू की, वो है पयुम चरऊ और रिठनिम चरऊ। इसके अलावा पुष्यदंत और सरहप्पा। तो जो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो प्रथम कवि माना है वो माना है सरहप्पा को। और इनका दोहा कोश और चर्या कोश है वो इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो सरहप्पा को भी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और इनको वो सहज कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित किया जाता है सरहप्पा। और दोहा कोश और चर्या कोश इनकी रचना है। स्वयंभू को हिंदी का वो सर्वोत्तम कवि है वो मानते हैं और स्वयंभू की रचना है पयुम चरेऊ और रटनिम चरेऊ। निम्नलिखित में से अष्टछाप का जो कवि है वो कौन है? तो अष्टछाप के जो प्रणेता हैं वो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ रहे हैं। इनमें जो 4 शिष्य हैं वो वल्लभाचार्य के हैं और जो 4 शिष्य हैं वो हैं विट्ठलनाथ के। तो इनमें जो अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास और मल्लिकदास। तो कुंभन दास तो अष्टछाप के कवि हैं और ये सबसे वरिष्ठ भी हैं। परमानंद दास भी हैं, सूरदास भी हैं। इसके अलावा जो मल्लुकदास है वो अष्टछाप के कवि नहीं है। और मल्लुकदास की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है वो है मल्लुकदास। और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। और कुंभन दास है वो इनमें सबसे जो वरिष्ठ हैं वो रहे हैं। परमानंद दास की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, जब उनको बुलाया जाता है कि जहां नहीं नंद न सुधा, जहां नहीं गोपाल वगैरह, तो इस तरीके से उनको ब्रज और जो गोपाल है उनको काफी लगाव भी है। निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना है वो चिंतामणि की है? तो जो चिंतामणि से जो हिंदी जो रीतिकाल का जो परिवर्तन है वो मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि सामान्यतः ये सहमति है कि जो रीतिकाल का जो प्रणेता प्रवर्तक है वो कौन है? केशवदास। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह है वो रीतिकाल का जो परिवर्तन है वो किससे मानते हैं? वो मानते हैं चिंतामणि से। इनकी जो रचना है वो है चिंतम अलंकार प्रकाश रसराज। तो रसराज जो रचना है वो है मति राम की। श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भिखारी दास। श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। तो इस तरीके से जो चिंतामणि की जो रचना है वो है कवि कल्पतरु। तो चिंतामणि की जो रचनाकार हैं वो रहे हैं कवि कल्पतरु। तो चिंतामणि जो जिस रचना की सृजन की है वो है कवि कल्पतरु। चिंतामणि ने किसकी रचना की है? वो है कवि कल्पतरु की। उस भिखारीदास ने वो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय की रचना की है और मतिराम की है रस राज। इनमें से कौन सा जो कवि है वो द्वैती युग का है? तो द्वैती युग है वो भारतेंदु युग के बाद इसका सामान्यतः शुरुआत मानी जाती है। और भारतेंदु युग का जो द्वैती युग का जो काल है वो सामान्यतः 1900 से लेके 1918 और 20 से वहां तक इसकी जो अंत है वो माना जाता है। और द्वैती युग का जो नामकरण है वो किया गया है सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नामकरण पर। तो इसमें से कौन सा कवि है वो द्वैती युग का है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, राधा कृष्ण, ये दोनों की दोनों जो कवि हैं वो भारतेंदु युग के हैं। जसवंत सिंह भी नहीं है। गया प्रसाद जो शुक्ल स्नेही हैं वो हैं द्वैती युग के कवि। तो इस तरीके से जो द्वैती युग के जो कवि हैं वो कौन है? वो हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनमें से कौन सा जो कवि है वो प्रगतिवादी है? वो नहीं है। इनमें उनको देखना है कि इनमें से जो कौन सा जो कवि है वो प्रगतिवादी है वो नहीं। ऑप्शंस हैं
केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और शिव मंगल सिंह सुमन। तो जो केदारनाथ अग्रवाल हैं वो एक प्रगतिवादी जो कवि हैं उसमें वो शामिल होते हैं। और केदारनाथ अग्रवाल की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये प्रगतिवादी कवि नहीं है, क्योंकि जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो दूसरे सप्तक हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, वो हैं जो दूसरे सप्तक से। इसके अलावा जो त्रिलोचन है वो हिंदी में जो सोनेट है उसके लिखने के लिए काफी प्रसिद्ध रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में जो सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध रहा है तो वो है त्रिलोचन। शिवमंगल सिंह सुमन भी हैं, वो एक प्रगतिवादी जो कवि हैं उसमें शामिल है। और मिट्टी की बारात है इनकी एक बड़ा ही जो महत्वपूर्ण जो काव्य संग्रह है वो भी है। तो इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो इनमें से जो प्रगतिवादी कवि नहीं है वो है भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि जो दूसरे सप्तक हैं उनकी एक एक कवि हैं। और इनकी जो बड़ी रचनाएं हैं अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो उसमें एक है गीत फरोश, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। और मैं अपने गीत फरोश और सतपुरा के घने जंगल अब इनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविताएं हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी पंक्ति है, तो एक जो कविता है वो है सन्नाटा। तो जो सन्नाटा के जो रचयिता हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। और भवानी प्रसाद मिश्र का जो दूसरा सप्तक है उसमें जो सन्नाटा कविता है वो भी शामिल रही है। तो दूसरा सप्तक है उसमें जो कविता हैं उसमें एक तो जो भवानी प्रसाद मिश्र की सन्नाटा है, सतपुरा के घने जंगल और गीत फरोश हैं वो रहे हैं। लेकिन ये सन्नाटा नहीं है, ये है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ इसकी जो पंक्ति है वो है आज्ञा की। और अज्ञे ने अपने जीवन काल में जो चार तार सप्तक है उनका संपादन है वो किया था। और 1943 में उन्होंने जो प्रथम तार सप्तक है उसके संपादन का कार्य भी किया था। शमशेर सिंह बहादुर सिंह हैं, इनको रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं वो बात के कवि के नाम से है वो संबोधित करते हैं, क्योंकि इनका एक काव्य संग्रह है वो है बात बोलेगी। इसके अलावा जो शमशेर सिंह बहादुर हैं उनको जो हिंदी और उर्दू का जो द्वाब है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी कविताओं में जो उर्दू शब्द है उनका काफी खुलकर प्रयोग है वो किया है। नागार्जुन है वो एक प्रगतिवादी कवियों में है। और राम कुमार वर्मा है जो उत्तर छायावाद है उसमें जो प्रेम और मस्ती का जो काव्य है उसकी एक प्रमुख कवि है वो रहे हैं। इनमें लिखित में से कौन सी रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध और लिपटा रजाई में। तो निम्नलिखित में से जो कौन सी रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। तो काठ की जो घंटियां हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। कुआनो नदी भी है, लिपटा रजाई में भी है। आत्महत्या के जो विरुद्ध है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, क्योंकि आत्महत्या के विरुद्ध है। ये जो रचना है वो की है रघुवीर साय ने। तो जो आत्महत्या के जो विरुद्ध है इसके जो रचयिता हैं वो है रघुवीर साय। रस गंगाधर है वो किसका ग्रंथ है, ऑप्शन है मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ और क्षेमेंद्र। तो इसमें जो रस गंगाधर है वो किसका ग्रंथ है उसकी चर्चा है वो की गई है। तो रस गंगाधर मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ और क्षेमेंद्र। तो जो रस गंगाधर जो ग्रंथ है वो है पंडित राज जगन्नाथ का। अगला प्रश्न है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम है क्या है। तो इसमें जो रचना है एक है प्रगतिशील साहित्य ग्रंथ की समस्याएं, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। तो नामक ग्रंथ के जो लेखक है उनका नाम क्या है, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ राय और रामविलास शर्मा। तो जो नगेंद्र हैं वो हिंदी में एक जो रसवादी आलोचक हैं उसके रूप में ख्याति प्राप्त है। अगर आपसे पूछा जाए नगेंद्र है वो क्या, तो वो नगेंद्र है वो है एक रसवादी आलोचक। नंद दुलारे वाजपेयी है वो हिंदी में जो सौष्ठववादी जो स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं उसमें शामिल हैं। कुबेरनाथ राय हैं वो हिंदी में एक ललित निबंधकार हैं, और हिंदी में ललित निबंधकारों की तरह ही है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी और विद्यानिवास मिश्र, और इसमें विद्यानिवास मिश्र के साथ और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के साथ कुबेरनाथ राय हैं वो शामिल हैं। तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं हैं, इसके जो ग्रंथ के रचयिता हैं वो हैं रामविलास शर्मा, और ये हिंदी में एक जो प्रगतिवादी हैं या प्रगतिशील हैं वो मार्क्सवादी आलोचक हैं वो रहे हैं। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है उसमें एक है तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, आस्था और सौंदर्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और हिंदी नवजागरण, निराला की साहित्य साधना जो कि निराला की जीवनी है जो कि 3 भाग हैं उसमें विभाजित है। तो इस तरीके से प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के जो लेखक वो है रामविलास शर्मा। रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम है। तो रामचरितमानस है वो 7 कांड है उसमें विभाजित है, और उसे तुलसीदास ने सप्त सोवाना है उस नाम से भी संबोधित किया है। तो रामचरितमानस है वो 7 कांड है उसमें विभाजित है, और उसे तुलसीदास ने सप्त सोवाना है नाम से संबोधित किया है। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, ये ऑप्शन तो गलत है।
अयोध्या कांड, बालकांड, ये ऑप्शन भी गलत है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ये ऑप्शन भी गलत है। तो सबसे पहले आता है बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, उसके बाद है सुंदर कांड, फिर है लंका कांड और उत्तरकांड। इसके बाद के जो वो हैं सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे अंत में आता है वो है उत्तरकांड। ये इस तरीके से जो रामचरितमानस है उसका क्रम है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर उसके बाद है सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। पय्यम चरयू की किसकी रचना है? तो जो अब्दुल रहमान है वो हिंदी में एक प्रमुख है, आदिकाल के हैं जो प्रमुख कवि हैं, और इनका जो संदेश रासक है उसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के प्रथम जो धर्मेत्तर जो रासक ग्रंथ है उसकी संज्ञा दी है। अब्दुल रहमान के संदेश रासक को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के प्रथम धर्मेत्तर रासक ग्रंथ है उसकी संज्ञा दी है। विद्यापति वो आदिकाल की जो लौकिक काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं, और विद्यापति की रचना उसमें एक विद्यापति पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। चंद्रवरदाई इनका पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। तो जो स्वयंभू है इसके जो रचनाकार हैं वो है पय्यम चरयू, और स्वयंभू को है वो हिंदी का जो सर्वोत्तम कवि है वो मानते हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली की किस भाषा है? तो जो गोस्वामी तुलसीदास की जो रचना है कवितावली, इसकी उत्तरकांड में है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने कलिकाल है और जो वर्तमान युग की जो भीषण दुर्दशा है, अकाल, बेरोजगारी, भुखमरी है, उसका बड़ा ही जो मार्मिक वर्णन है वो कवितावली के उत्तरकांड में वो किया। इस तरीके से जो कवितावली का उत्तरकांड है वो हिंदी साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि उसमें उस युग की जो राजनीतिक दुर्दशा है, अकाल, बेरोजगारी, भुखमरी है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण है वो तुलसीदास ने किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास की जो कवितावली है उसकी जो रचना है वो है ब्रज भाषा में। तो इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो काफ़ी प्रशंसा करते हैं तुलसीदास की, कि तुलसीदास को अवधी और ब्रज भाषा है दोनों भाषाओं पर समान अधिकार है वो प्राप्त है। तो उसकी तुलना में वो सूरदास से कहते हैं कि सूरदास का जो अधिकार है वो अवधि पर नहीं है, और पद्मा और उसी तरीके से जायसी है उनका जो अधिकार है वो ब्रज भाषा पर नहीं है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ऐसे कवि हैं जिनका अधिकार है वो ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं पर समान रूप से है। तो इन्होंने अपनी कई कविताएं रचनाएं हैं उनका ब्रज भाषा में भी रचना है वो की है, चाहे वो उसमें इसकी कवितावली है, कृष्ण गीतावली है, उनकी रचना भी उन्होंने ब्रज भाषा में की है। छायावाद को स्थूल के प्रति जो सूक्ष्म का विद्रोह है वो किसने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है वो कहा है डॉक्टर नागेंद्रन। और ये हिंदी की काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वो कौन बोलते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र वो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है उस रूप में संबोधित करते हैं। सूफी प्रमुख्यन काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? तो ये आदिकाल में दो काव्य धाराओं का सृजन होता है, निर्गुण और सगुण। सगुण है फिर पुनः दो भागों में विभाजित होती है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण है वो दो भागों में विभाजित होती है, ज्ञानश्री काव्य धारा या इसी को हम संत काव्य धारा बोलते हैं, और दूसरी है सूफी या प्रेमाख्यान काव्य धारा। तो सूफी और प्रेमाख्यान काव्य धारा है, और एक दूसरी तरफ है कृष्ण जो है वो है ज्ञानश्री सात काव्य धारा। इन दोनों काव्य धाराओं में एक बेसिक डिफरेंस ये नजर आएगा कि जो वहाँ पर जो आराध्य है, संत कवि हैं वो अपने आराध्य है उसको वो एक जो स्त्रीलिंग है उसके रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर कबीर कहते हैं हरि मेरे प्यू मैं राम की बहु, राम मेरे प्यू मैं राम की बहुरिया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कबीरदास ने स्वयं को स्त्री और जो ईश्वर जो आराध्य है उनको जो पुरुष है उस रूप में देखा है। तो राम मेरे प्यू मैं राम की बहुरिया। लेकिन जो सूफी कवि हैं वो जो स्त्री और जो आराध्य है उनको एक स्त्री है उस रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर पर जो मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है उसमें जो पद्मावत है वो कहीं ना कहीं अलौकिक शक्तियों ईश्वर उसकी जो प्रतिनिधित्व है वो करता है, और वो ईश्वर। और दूसरी तरफ जो रतन सेन है वो साधक है। इस तरीके से वो लौकिक जीवन की जो कथा होती है, प्रेम कथा है, उसको लेते हैं और उसके माध्यम से वो सूफी जो प्रेम खान है जो अलग जो काव्य धारा है उसको वो आगे है वो पढ़ते हैं। इस तरीके से वो लौकिक से लेकर अलौकिक तक की जो यात्रा है वो सूफी करते हैं। और वहां पर जो आराध्य है वो किस रूप में रहती है? प्रेयसी, प्रेमिका के रूप में। तो वहां पर जो प्रेमिका है रतन सेन की वो है पद्मावती, और वहां पर जो रतन सेन है वो है साधक। तो ये जो सूफी और जो उनमें जो संत हैं उनमें एक बेसिक जो डिफरेंस है वो नजर आता है। एक तरफ तो राम कबीर बोलते हैं हरि मेरे प्यू, राम मेरे प्यू मैं राम की बहुरिया, और
दूसरी तरफ जो सूफी प्रेमाखंड काव्य धारा, वहां पर जो प्रेम है वो किस रूप में रहती है? प्रेम का के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा है वो तार सप्तक का कवि नहीं है? तो अज्ञे द्वारा 1943 में जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन किया जाता है, और यहीं से ये सामान्यतः मान लिया जाता है 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होगा, और 1943 से सामान्यतः यही मान लिया जाता है कि यहीं से जो प्रयोगवाद है उसका भी प्रारंभ है वो मान लिया जाता है। तो इनमें से कौन सा है वो तार सप्तक का जो कवि है वो नहीं है? प्रभाकर माचवे ये तार सप्तक के कवि हैं, उसमें शामिल थे। मुक्तिबोध भी हैं, गिरजा कुमार माथुर भी हैं। इसके अलावा जो शमशेर सिंह बहादुर सिंह हैं वो तार सप्तक के जो कवि हैं उसमें शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपरोक्त पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत रही? बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उपरोक्त पंक्तियां वो किसकी हैं? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त और जानकी वल्लभ शास्त्री। तो ये जो पंक्तियां हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर नहीं बोला है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती। उपरोक्त पंक्तियां वो किसकी हैं? वो रामधारी सिंह दिनकर की। मैथिली शरण गुप्त है वो हिंदी की जो द्वितीय काव्य धारा है उसकी एक प्रमुख कवि हैं। द्वितीय युग में दो काव्य धाराओं का सृजन होता है, एक है स्वच्छंदतावादी काव्य धारा, उसके जो प्रणेता हैं वो श्रीधर पाठक, उसके जो वो है वो श्रीधर हैं पाठक है, और मुकुटधर पांडे वो माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ है अनुशासनवादी काव्य धारा, उसमें जो अनुशासनवादी काव्य धारा है उसमें जो मैथिली शरण गुप्त है वो शामिल है। शिवमंगल सिंह सुमन है ये जो प्रगतिवादी कवि हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभों को जन्म तिथि के आधार पर स्तंभ। तो जो छायावाद की जो बृहदत्रयी है, बृहद जो छायावाद के जो चारों स्तंभ है, प्रसाद पंत निराला है, उनकी जो जन्म तिथि के अनुसार क्रम है सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। तो ये क्रम तो नहीं होगा। महादेवी वर्मा जयशंकर प्रसाद भी नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी नहीं। तो सबसे पहले आएंगे जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो ये जो जन्म तिथि के अनुसार जो सही क्रम है वो है। और क्योंकि जो छायावाद की जो शुरुआत है वो शुरुआत भी मानी जाती है प्रसाद का जो आंसू काव्य है वहां से ये सामान्यतः माना जाता है कि यहाँ से छायावाद की जो शुरुआत है वो मान ली गई है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख काव्य आधुनिक जो हिंदी कविता है उसमें भिन्न प्रकार के जो काव्य आंदोलन है उसका विकास होता है। आधुनिक हिंदी जो काव्य आंदोलन है उसकी शुरुआत है वो भारतेंदु युग से होती है, फिर भारतेंदु युग के बाद द्वितीय युग, और द्वितीय युग के बाद जो विकास होता है वो होता है छायावाद का। छायावाद के बाद जो विकास होता है वो होता है, छायावाद के बाद जो आता है वो आता है प्रगतिवाद, फिर आता है प्रयोगवाद, फिर नई कविता और आकविता। तो जो प्रगतिवाद है उसका जो कालक्रम है वो सामान्यतः मान लिया जाता है 1936 से लेकर 43 तक। प्रयोगवाद है वो सामान्यतः 1943 से 50 तक, और फिर 1950 का जो दशक है वहां से नई कविता, और 1960 का जो दशक है उसे मान लिया जाता है आकविता। तो इस तरीके से छायावाद के बाद जो अगर एक और वो है छायावाद के समानांतर एक और काव्य धारा का सृजन होता है उसको हम बोल देते हैं हालावाद, जिसके प्रणेता हैं वो हैं हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन। फिर उसके बाद है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और आकविता। दोहाकोश है वो किसकी रचना है? ऑप्शंस है विद्याधर, सरहप्पा, पुष्यदंत और सवरपा। तो जो दोहाकोश है वो रचना है, दोहाकोश है वो किसकी रचना है? सरहप्पा। क्योंकि जो सरहप्पा है उसे हिंदी का जो प्रथम कवि है उसकी संज्ञा भी दी जाती है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसे माना है? सरहप्पा को। इसके अलावा इनको जो सेज का जो कवि है वो भी माना जाता है। और जो दोहाकोश है और चर्याकोश है किसकी रचना है? वो है दोहाकोश और चर्याकोश के जो रचयिता है वो है सरहप्पा। हरी रस पिया जानिए जो कभू न जाए खुमारा, ममे ममता घुमंतु फिरे नाही तन की सारा। बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमारा, ममे ममता घुमती फिरे नाही तन की सारा। सूरदास, कबीरदास, रस खान और नंददास। हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमारा, ममता घूमते फिरे नाही तन की सारा। ऑप्शन है सूरदास,
कबीरदास, रस खान और नंददास। यहाँ पर एक पंक्ति आ रही है, वो है हरिरस। हरिरस, तो हरिरस से ये आपको कई बार लग सकता है कि जो कृष्ण काव्य धारा है भांग के कवि हैं, लेकिन गलत है, क्योंकि कबीर हैं, उन्होंने अपने जो कई पद हैं उसमें जो हरि है उनका जो स्मरण है वो किया। एक तरफ तो वो राम का स्मरण करते हैं, तो दूसरी तरफ वो हरि है उनका भी स्मरण करते हैं। और ये जो पंक्तियां हैं वो हैं कबीर दास की हैं। रस खान है, ये जो हिंदी की जो अन्य भक्ति काव्य धारा है उसमें है वो शामिल किए जाते हैं। नंददास की बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, वो है नंददास की बड़ी, वो है रस मंजरी और रास पंचादाई। इसके अलावा जो नंददास है उनको जो जड़िया कवि है उस नाम से भी संबोधित किया जाता है, और जड़िया की जो कवि है उनको उपाधि दी जाती है, वो दी जाती है उनकी जो रास पंचादाई रचना है उसके लिए। सूरदास तो ये आदि जो भक्तिकाल की जो कृष्ण काव्य धारा है उसके जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं, और इनकी जो रचना है वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसा बली। कबीरदास है, इनका जो पदों का जो संग्रह है वो बीजक कहलाता है, और जो बीजक का जो 3 भागों में वो विभाजन है वो किया जाता है, वो है साखी, शबद और रमैनी। जो रस खान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि हैं, और फिर है नंददास, इनका जो रस मंजरी है और रास पंचादाई। जो रस मंजरी है वो नायका भेद पर आधारित है, और जो रास पंचादाई इनके लिए इनको जो जड़िया कवि है उसकी उपाधि से भी संबोधित किया जाता है। साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? ऑप्शंस हैं तुलसीदास, सूरदास, कृष्णदास और सुंदरदास। तो जो हिंदी में जो सुंदरदास हैं वो श्रृंगार रस की कविताओं के हैं, वो मुखर विरोधी रहे थे। और इसके अलावा जो सुंदरदास हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि जो संत कवि हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे थे वो है सुंदरदास, और इसके अलावा एक काव्य सुंदर थे, इसलिए इनका जो नाम है वो काम सामान्यतः सुंदरदास वो किया जाता है। तो सुंदरदास हैं वो संत कवियों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे, और ये जो श्रृंगार रस की कविता हैं उनके प्रबल विरोधी भी थे। जो साहित्य लहरी है उसके जो रचनाकार हैं वो है सूरदास। और ये जो रचना है साहित्य लहरी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो साहित्य लहरी है वो सूरदास की जो दृष्टिकूट पद है उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें जो अलंकार वर्णन है वो भी आपको नजर आएगा। तो साहित्य लहरी में एक तरफ तो इसमें जो आपको साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद हैं वो देखने को मिलेगा, इसके अलावा इसमें नायक नायिका भेद और जो अलंकार वर्णन है वो भी नजर आता है। ये इस जो रचना है साहित्य लहरी की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। अष्टछाप की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो जो अष्टछाप की जो स्थापना है वो वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ हैं, उन्होंने है वो अष्टछाप की रचना की थी। तो जो वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप की रचना की थी। और ये इसमें जो 8 कवि हैं उसमें जो 4 शिष्य हैं वो विट्ठलनाथ के हैं, और जो 4 जो शिष्य हैं वो हैं वल्लभाचार्य के। और इनमें जो सबसे जो कनिष्ठ है, जो वरिष्ठ सबसे जो वरिष्ठ हैं वो कुम्मन दास हैं, और जो सबसे जो कनिष्ठ हैं वो है नंद दास। और इन जो 8 कवि थे उनमें जो सबसे जो इसकी जो सुरीली वाणी थी वो थी सूरदास की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं कि इन अष्टछाप के कवियों में जो सबसे सुरीली जो वाणी हुई है वो हुई है सूरदास की। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो वो की है विट्ठलनाथ ने। इनमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं, और जो 4 शिष्य हैं वो हैं विट्ठलनाथ के। और इसके अलावा जो सूरदास है इनको जो पुष्टि मार्ग का जो जहाज का पंछी है उसके नाम से भी संबोधित किया जाता है, पुष्टि मार्ग के जहाज के पंछी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है वो कौन सी है? विनय पत्र का, दोहावली, कवितावली और हनुमान वाहक। तो जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने अपने जीवन काल में जो टोटल जो रचनाओं की रचना की है वो है जो तुलसीदास के परम भक्त हैं, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उद्धृत भी किया है। उनके अनुसार जो गोस्वामी तुलसीदास है उनकी जो रचना है वो है 12, जिनमें 5 बड़े हैं, 7 छोटे हैं। और जो गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना मानी जाती है वो मानी जाती है हनुमान वाहुक। तो जो गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना है वो है हनुमान वाहुक। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? तो हमको देखना है कि जो काव्य पंक्तियां हैं वो तुलसी की किस रचना से है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेकः। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक। श्रुति
सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक। तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियां हैं वो तुलसीदास की किस रचना से, इसके बारे में हमको देखना है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक। गीतावली की ये पंक्तियां नहीं है, विनय पत्र का और कवितावली से भी नहीं है। ये जो पंक्तियां हैं वो जो कि तुलसीदास के जो महाकाव्य है रामचरितमानस है उनकी ये पंक्तियां हैं, रामचरितमानस से ये पंक्तियां ली गई हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक। अगली रचना है चंडी चरित्र है, वो किसकी रचना है? तो हमको देखना है जो चंडी चरित्र है वो किसकी रचना। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, भूषण, सूदन। तो जो भूषण है वो जो काफी महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और जो आदिकाल की जो वीर काव्य धारा है उसके ये प्रमुख हैं, वो कवि हैं। तो जो भूषण है इनकी जो रचना है वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। तो भूषण की जो रचना है वो है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, और भूषण की ये शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इसके अलावा जो भूषण है उन्होंने भाविक अलंकार नामक एक जो नया अलंकार जो है उसकी भी रचना की थी। लाल कवि है, उनको गोरीलाल से भी संबोधित किया जाता है। और जो चंडी चरित्र की जो रचना है वो है गुरु गोविंद सिंह। तो जो चंडी चरित्र वो किसकी रचना है वो है गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है काव्य की रीति सीखी सो कविन सो देखी सुनी बहुलोक की बात है। इस काव्य उक्ति के कवि हैं काव्य की रीति सीखी सो कविन सो देखी सुनी बहुलोक की बात है। काव्य की रीति सीखी सो कविन सो देखी सुनी बहुलोक की बात है। इस काव्य उक्ति के कवि हैं केशवदास, मतीराम, पद्माकर और भिखारीदास। तो केशवदास हैं वो रीतिबद्ध काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं और इनकी जो रचना है उसमें रामचंद्र का विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्र का प्रमुख है। मतीराम है ये भी रीतिबद्ध काव्य परंपरा से जुड़ी हुई है, रसराज और ललित लाराम इनकी महत्वपूर्ण रचना है। पद्माकर ये भी रीतिबद्ध काव्य धारा से जुड़े हुए हैं और ये जो रीतिकाल के सबसे जो अंतिम कवि हैं उसके रूप में अभी इनकी ख्याति प्राप्त है पद्माकर के। और पद्माकर है वो रीतिकाल के न केवल अंतिम कवि बल्कि अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं वो भी पद्माकर ही हैं। और इनकी जो पद्माकर है इन्होंने वीर भक्ति और श्रृंगार और जो पद्माकर है उन्होंने वीर भक्ति और जो श्रृंगार जो नीति उन तीनों जो काव्य क्षेत्र उनमें काव्य सृजन है वो किया है। और इनकी जो पद्माकर की जगत विनोद, पद्मा लहरी, जगत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा जो काव्य की रीति सीखी सो कविन सो देखी सुनी बहुलोक की बात है, ये जो रचनाएं हैं ये जो पंक्तियां हैं वो हैं भिखारीदास। और भिखारीदास हैं वो हिंदी की इनको जो प्रथम व्यवस्थित जो आलोचक है जो आचार्य है उसकी संज्ञा दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का जो प्रथम जो व्यवस्थित आचार्य या जो आलोचक हैं वो कौन है तो वो है भिखारीदास। तो आचार्य रामचंद्र इन्होंने कई जो पुस्तक हैं उनमें उल्लेखित किया गया है जो भिखारीदास है वो हिंदी के प्रथम व्यवस्थित आलोचक या आचार्य हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। इनकी जो रचनाएं हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, वो हैं श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय। और जो भिखारीदास हैं वो हिंदी के जो प्रथम व्यवस्थित आलोचक और आचार्य हैं उसकी उपाधि से भी सम्मानित है। और काव्य की रीति सीखी सो कविन सो सुनी बहुलोक की बात है। और इसकी जो रचयिता इन पंक्तियों के वो भी कौन है वो है भिखारीदास। इसके अलावा जो भिखारीदास की एक पंक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उसमें बतलाया जाता है कि जो रीतिकालीन जो कवि हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य है वो श्रृंगारपूर्ण कविता रचना रचने पर रहा है। अगर इसी बीच अगर प्रभु की भक्ति भी हो जाए तो वो वही है, तो तभी वो बोलते हैं आगे किसो कवि रिजनु सुमराय कविता तो बहानी है। तो वो बोलते हैं कि आगे के कवियों के लिए कविता तो बहानी है। तो इसके अलावा उन्होंने एक अपनी पंक्ति है उसमें उल्लेखित भी किया कि जो ब्रज भाषा है वो अखिल काव्य भाषा है वो भी बन गई है। अगला प्रश्न है देव कवि है की रचना है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि जो श्रृंगार निर्णय और जो काव्य निर्णय है इन दोनों के जो रचयिता हैं वो कौन है वो हैं भिखारीदास। इसके अलावा जो रसराज है इसके जो रचयिता है वो है मतीराम। तो मतीराम की रसराज है और ललित ललाम है और श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय है वो ये है। इसके अलावा जो भावविलास है तो जाहिर सी बात है जो भावविलास के जो रचयिता है वो कौन है देव कवि। और जो देव को है वो सामान्यतः जो कई लोग मानते हैं कि ये जो
कवि हैं वो रसवादी हैं, लेकिन देव को ध्वनि कवि हैं उसके रूप में भी संबोधित किया जाता है, ध्वनिवादी कवि के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें वो देव को जो है वो ध्वनिवादी कवि है उसके रूप में भी चित्रित करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ध्वनिवादी कवि किसको माना है, तो वो है देव को। और इसके अलावा हिंदी में काफी समय तक ये चर्चा रही थी कि देव बड़े की बिहारी, तो अभी अब ये परंपरा जो काफ़ी है वो बदल गई है। नहीं तो एक समय से पहले ये माना जाता था कि देव बड़े की बिहारी, तो उसमें देखा जाता कि हिंदी का जो सबसे बड़ा कवि है वो कौन है, तो देव और बिहारी। तो उसमें कुछ लोग वो देव का पक्ष लेते थे और कुछ लोग हैं वो बिहारी का पक्ष लेते थे। तो देव हैं वो इतने बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं वो हुए हैं। तो आज इस तरीके से हमने जो 50 प्रश्न है वो आज की कक्षा में कर लिए हैं। हम कल इस कक्षा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।